हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमबीपीसी साइकोलॉजी। आज हम एमपीसी 001 के ब्लॉक 1 की लास्ट यूनिट के कुछ लास्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। यानी कि आज हम ब्लॉक 1 को कंप्लीट करने वाले हैं विद इट्स फोर्थ यूनिट एंड देयर आर ओनली 2 टॉपिक्स लेफ्ट इन द फोर्थ यूनिट। पिछले प्रीवियस वीडियोस में जब आप देख कर आए हैं तो आपको पता है कि हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर मैं क्विकली आपको यहाँ तक लेकर आऊं तो लेवल्स ऑफ रिकॉल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। क्रैक एंड लॉकहार्ट के मॉडल को हमने पढ़ा था। बेसिकली इस वाली पूरी यूनिट में हम मेमोरी के बारे में पढ़ते रहे और बहुत सारी चीजें मैंने आपको शुरू में इस यूनिट को बिगिन करने पर ही बता दिया था कि इस पूरी यूनिट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूरे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में मौजूद रहते हैं। तो इस यूनिट को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर चुके हैं। इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो एग्जामिनेशन में नहीं आता है। हर दूसरे साल में कोई ना कोई आगे पीछे होके आता रहता है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और 2 लास्ट टॉपिक्स को और उसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट एक तो हम पढ़ेंगे और दूसरा कनेक्शनिस्ट मॉडल ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे। तो मेमोरी से रिलेटेड ये 2 चीजें और हैं जिन्हें हमें आज के वीडियो में कवर करना है। चलिए क्विकली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको बताते चलती हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिस पर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, वहां पर आप हमसे जुड़ जाइए क्योंकि उस ग्रुप पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे को स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के थ्रू भी सर्च कर लेते हैं। आपको अपने फेलो मेट्स वहाँ पे कुछ मिल जाते हैं इस तरीके से और बाकी सिलेबस के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के अपडेट्स मैं वहाँ पर देती रहूंगी। वो ग्रुप जो है वो स्पेसिफिकली इसी आपके इग्नू एमबीपीसी के लिए ही डेडिकेटेड बनाया है मैंने। तो आज के इस वीडियो पे हम आ जाते हैं जिसमें सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और दोनों ही टॉपिक बहुत ईजी हैं, आज के समझने में भी आसान है और एग्जामिनेशन में अगर आ जाएं तो आप प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स का यूज कर सकते हैं। देखिए इस बीच में आपको एक चीज और समझाते चलूं, काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे सिलेबस में कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर हमें वही कंटेंट लिखना होता है जिसमें पूछा गया है। जैसे आपने न्यूरोलॉजिकल बेसिस जो पढ़े, न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस जब पढ़े तो वहां पे जो बायोलॉजी वाला पार्ट था उसमें आप अपने मन से कुछ जोड़ नहीं सकते, राइट। अपने पास से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अननेसेसरी क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जहां पर आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से अपना कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। कई बार आपके सामने, जैसे अगर मैं सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट की बात करूं, अगर ये टॉपिक आपके सामने आता है, आपको थोड़ी भी नॉलेज है और आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं, ये 3 मार्कर में आने वाला क्वेश्चन है। पहली बात तो आपसे पूछा जाता है, सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर वहां पे आपसे इस तरह के कोई टॉपिक आपको आता है और आपके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ऐसे में आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से उसको इलेबोरेट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ते जाते हैं उसको ये भी समझते चलिए साथ साथ कि कहाँ पर आप एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हैं और कहाँ पर नहीं जोड़ सकते। तो जहां पर आप एग्जाम्पल्स को जोड़ सकते होते हैं ना, वहां पे चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये सेक्शन सी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में आता है। काफी पूछा जाता है क्योंकि 3 मार्कर के क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट क्या है, अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये मेमोरी से पहली बात तो जुड़ा है और न केवल ये मेमोरी से जुड़ा है बल्कि ये एक ऐसा इफेक्ट है जो हमसे जुड़ा है। पहली बात, ये हमसे जुड़ा है और हमसे जुड़ा है इसलिए इसको एक्सप्लेन करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे, देखिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से ही हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, फिर आके आपके कंटेंट पे आएंगे जो भी बुक में दिया हुआ है। जब भी हम किसी पर्सन से उसके बारे में बात करते हैं, अगर आप किसी भी पर्सन से उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे वो पर्सन आपसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता चला जाएगा। आप कभी इसको एक्सपेरिमेंटली ट्राई कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरह भी ये यूज होती है कि जब हम किसी पर्सन से उसके बारे में बात करते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं कि हम एक पर्सन को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताने लगे, कुछ और इधर उधर की बातें करने लगे, जनरल बातें करने लगे, या फिर हम उसके बारे में उसी से बात करने लगे। जब आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, आप जनरल बातचीत करते हैं, वेदर को लेके टॉपिक किया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई बात कर ली, जनरल कोई बात कर ली, या जिस टॉपिक पर आप मिले हैं उस टॉपिक पे कोई बात कर ली। इसके अलावा एक चीज और भी हो सकती है कि आप उस पर्सन से उसके बारे में, उसके इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज या उसके ओपिनियंस लेना भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बारे में बात करने का ये मतलब नहीं है कि उसकी पर्सनल लाइफ में हम घुसना शुरू कर देंगे, वो हमें बताएगा भी नहीं और हमें जानना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम उस पर्सन से उसके ओपिनियंस और उसके बिलीव्स, उससे कनेक्ट करते हुए चीजों को जब हम पूछना शुरू करते हैं तो पर्सन हमें बहुत अच्छे से उन चीजों को बताना शुरू कर देता है, राइट। इस फिनोमिना को यूज किया गया एज सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट साइकोलॉजी में, मेमोरी के टॉपिक में। किस तरह से किया गया कि जब हम किसी भी पर्सन को, ये एक्सपेरिमेंट भी है जो भी आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, कि जब हम किसी पर्सन को कुछ वर्ड्स रिकॉल करने के लिए दें, याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए दें और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहें, तो जनरल वर्ड्स वो हमें बता सकता है, हो सकता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो, कुछ के पीछे लॉजिक हो, वो बता दे। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि जिन वर्ड्स में या जिन भी इंफॉर्मेशन को डीप रूटेड एनकोड किया जाता है किसी भी पर्सन में, लॉजिकली एनकोड किया जाता है, जो मीनिंगफुल होती है,
वो जल्दी पर्सन एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन इसमें सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट को इस तरह से जोड़ा गया कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हमसे जुड़ी होगी तो उसको बताने में हमें बहुत आसानी होगी और शायद उसकी स्टोरेज के लिए हमें एफर्ट्स भी ना लगाने पड़े, कोई भी बात जो हमसे जुड़ी होगी। तो इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर बेसिकली एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें बच्चों को ये बताना था कि जो चीजें उन्हें खुद से जोड़कर बतानी थी वहां पर आंसर बहुत ज्यादा एक्यूरेट आए। तो इस इफेक्ट को कहा गया सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। खुद के रेफरेंस देते हुए, सिंपल वर्ड है, खुद का रेफरेंस देते हुए किसी चीज को कनेक्ट करना इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। और इससे इसका जो मेमोरी से रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा डीप है कि जब भी कोई चीज हमसे जुड़ी होगी, खुद से जुड़ी होगी, कोई पर्सन खुद से उसको कनेक्ट करके बताएगा तो उसको ज्यादा मेमोराइज करने में एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, इजीली उसका रिकॉल हो जाएगा। रिकॉलिंग की हम यहाँ बात करें कि किस तरीके से मेमोरी सेव होगी। ओके, और यही हम यूज भी करते हैं कि कई बार हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल आपके ऊपर रख के बात करते हैं कि आप मान लीजिए ऐसा करें तो, आपने ऐसा किया तो, या आप ऐसा कर रहे थे, या आपने इस सिचुएशन में ऐसा किया। कुछ भी एग्जाम्पल हम जो यूज करते हैं उसमें आपको क्यों रखते हैं, जिससे कि वो चीज आप लंबे टाइम तक मेमोराइज कर पाए और रिकॉलिंग के टाइम पर आपको खुद से जोड़कर उसको बताना आसान हो जाए। तो यही है सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। और अब बुक में क्या दिया है, आपकी बुक में थोड़ा सा लैंग्वेज क्रिटिकल होती है, मगर मैंने उसको सिंपलेस्ट वर्ड में बताया। अब जब इसे पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ यही सब मैं बातें आपको बता रही थी, इसमें कुछ भी और नई बात नहीं लगेगी। तो चलिए मैं क्विकली आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट, इसमें यही कहती है कि ऐसा कॉन्सेप्ट था, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के ऊपर नई लाइट शेड की गई जब रॉजर्स, क्यूपिटर एंड किरकर ने इसको सेल्फ रेफरेंस को एक पावरफुल मेथड बताया। ये जैसे क्रैकन टल्विंग का भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी तरीके से 40 एडजेक्टिव्स की एक लिस्ट बनाई गई और इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे 40 एडजेक्टिव्स की एक लिस्ट बनाई गई और उसको इवेल्युएट किया गया। उसमें कुछ स्ट्रक्चरल, फिनोमेनिक, सिमेंटिक और सेल्फ रेफरेंस टास्क भी दिए गए। अब क्या थे वो टास्क, यहाँ पर उन वर्ड्स को याद रखना था और उसके बाद फ्री रिकॉल करना था। देवर आस्क्ड टू फ्री रिकॉल, स्टूडेंट्स को जो ये टास्क दिए गए, देवर आस्क्ड टू फ्री रिकॉल एज मेनी ऑफ द वर्ड्स एज, जो भी उनके लिए पॉसिबल था। जो सबसे ज्यादा पुअरेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आई वो स्ट्रक्चरली वर्ड्स जो थे, उसके बाद फोनेमिकली एंड सिमेंटिकली रेटेड। सबसे अच्छा जो रिकॉलिंग निकल कर आई वो उनकी निकल कर आई जो सेल्फ रेफरेंस वर्ड्स थे, मतलब जो खुद से जोड़कर चीजों को कनेक्ट किया गया, वो सबसे इजी निकल कर आया। इस सेल्फ रेफरेंस मेथड को हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं इस सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट के लिए, एक और ट्रेट यूज होता है। अगर एग्जामिनेशन में सेल्फ रेफरेंस ना आके बाय एनी चांस द नार्सिसिस्ट ट्रेट आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट क्या होते हैं। नार्सिसिस्टिक ट्रेट इसका नाम दिया गया था इसको दूसरा, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें आपने देखा ही कि किस तरीके से 40 रिकॉल्स में हमें देखा गया। पर ऐसा क्यों हुआ उसका लॉजिक यहाँ पे दिया है, जो मैं अभी आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रही थी, उसको यहाँ से पढ़ लीजिए। अब कंटेंट में कुछ खास ऐसी बात बची नहीं, आपने समझ लिया, आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। सिंस वी ऑल नो अ ग्रेट डील अबाउट आवरसेल्व्स एंड आर इमोशनली इफ नॉट इंटेलेक्चुअली डीपली इन्वेस्टेड इन आवरसेल्फ, अगर हम इंटेलेक्चुअली भी नहीं पर इमोशनली तो खुद से जुड़े होते हैं ना, खुद से हमारा सबसे डीपर इमोशनल कनेक्शन होता है, तो हमारे पास वी हैव अ रिच एंड एलाबोरेट इंटरनल नेटवर्क अवेलेबल फॉर स्टोरिंग सेल्फ इन्फॉर्मेशन। अपने बारे में अगर हम बताना शुरू करें तो हम पूरा दिन भी बोल सकते हैं। कोई भी पर्सन अपने बारे में जब बताएगा, अपने से जोड़ते हुए चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करेगा तो एंडलेसली वो बात कर सकता है। तो बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इंटरनल सेल्फ स्ट्रक्चर वी कैन मोर इजिली ऑर्गेनाइज न्यू इन्फॉर्मेशन एज इट माइट रेफर टू आवरसेल्व्स देन अदर। खुद से जोड़ने के बात जो होती है जिसको सेल्फ रेटिंग मेमोरीज भी कहते हैं, और ये सेल्फ रेटिंग मेमोरीज जो होती हैं वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में सेव हो जाती हैं और हमें हेल्प करती हैं जब भी हमें रिकॉलिंग करना होता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट, जिसे कहते हैं नार्सिसिस्ट ट्रेट भी इसको बोलते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। ये भी बहुत आसान है। ये थोड़ा आपको जब आप बुक में देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये काफी थोड़ा सा आपको लगेगा बहुत सारा डीपर डीपर डीपर, बहुत सारी चीजें बातें इसमें लिखी हैं, लेकिन एक लाइन में जब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी तो आपको लगेगा ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, इसे हम अपने वर्ड्स में और भी अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं इसको अननेसेसरी लेंथी नहीं बनाऊंगी आपके लिए। मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आपको इसको पढ़ना है, थोड़ा आपको होमवर्क दूंगी आज के वीडियो में, और इस वीडियो हमारा नेसेसरी लंबा भी नहीं होगा, लेकिन मोटी मोटी जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जरूर मैं इस वीडियो में लेके चलूंगी। तो चलिए कनेक्शनिस्ट मॉडल की बात करते हैं मेमोरी की। और ये इस मेमोरी में एक इस टर्मिनोलॉजी एक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। इसके बारे में जरूर मैं बात करूंगी, इसको थोड़ा सा समझाना और पड़ेगा मुझे। बाकी सबसे पहले मैं कनेक्शनिस्ट मॉडल ऑफ मेमोरी की बात करने जा रही हूँ। और मेमोरी को अगर हम किसी कनेक्शन के थ्रू अपने माइंड में स्टोर कर पाते हैं
तो वो बहुत ईजी हो जाता है। या दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि अगर किसी चीज से हम कनेक्टेड होते हैं तो उसकी मेमोरीज हमारे लिए डिस्क्राइब करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है हमें कि हम उस मेमोरी को या उस पॉइंट को इजीली इलेबोरेट कर पाए। जैसे कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड एट योर स्कूल, आपके स्कूल में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आप उन दोस्तों के बारे में सोचेंगे जिनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, राइट? या आप से कह सकते हैं कि आप कौन से टीचर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से इजी, जिनका एक्सप्लेनेशन आपको सबसे इजी लगता है, समझ में आता है, तो क्विकली आपके माइंड में वो पर्सन आ जाएंगे जिनके एक्सप्लेनेशन आपको इजी लगते हैं, जिनका टीचिंग मेथड आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनसे आपका एक कनेक्शन है। चाहे वो कनेक्शन इमोशनल हो, चाहे वो कनेक्शन इंटेलेक्चुअली हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हमारा कनेक्शन हो जिससे हम कनेक्टेड ज्यादा होते हैं, वो हमारी मेमोरी में ज्यादा अच्छे से सेव चीजें हो जाती हैं उस पर्सन के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में। वो कनेक्शन तो किसी से भी हो सकता है। तो ये मेमोरी का जो मॉडल है वो यही कहता है कि जहां पर भी हमारा कनेक्शन होगा वहां से चीजों को निकाल के बाहर करना बहुत आसान हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। तो ये मॉडल है जो कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। पर ये क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको इसी टॉपिक में आगे लेके चलती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस वर्क किया है। थोड़ा सा बिगिनिंग वाला पार्ट है, इसे पढ़िएगा जिसको आप समझ पाएंगे कि बहुत सारे इस तरीके की बातें की गई हैं कि ह्यूमन माइंड कैसे प्रोसेस करता है, कैसे इंफॉर्मेशन मैसिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे अंदर, और हम कैसे उतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाते हैं। बार बार हम अलग अलग वजह देखते हैं, जैसे हमने सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट की बात करी कि खुद से जुड़ी हुई अगर कोई चीज है तो वो इजीली मेमोराइज हो पाएगी। इस तरीके से और भी कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, जिसमें से एक ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। ये कहते हैं कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो पीडीपी मॉडल है, वो यहां से हम पढ़ेंगे। these PDP model assume that information processing takes place through the interaction of a large number of simple processing elements called units, each sending excitatory and inhibitory signals to other unit। ये कहते हैं कि जो हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग होती है, वो सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट जिनको हम यूनिट का नाम देते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से होती है जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। These units may stand for possible guesses about letters in a string of words or notes on a score. In other situations, the units may stand for possible goals and actions such as reading a particular letter or playing a specific note. यहाँ पे इस बात समझने वाली ये है कि ये जो यूनिट होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ फ्रूट्स के नाम कहूँ या बहुत सारी चीजों के नाम बोलूँ और उसमें कहूँ कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको सेग्रीगेट करनी है, तो आपका माइंड उन्हें क्लासिफाई करना शुरू कर देगा। वो क्लासिफिकेशन भी एक यूनिट है। वो फ्रूट्स के बारे में एक अलग तरीके से उनको कैटेगराइज करना एक यूनिट है, वेजिटेबल्स को सेग्रीगेट करना एक यूनिट है। तो यहाँ पर यूनिट कुछ भी हो सकती है जो हमारे उस पूरे सिस्टम को एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करने में हेल्प कर रही है, बस वो ये यूनिट हो जाएगी। Proponents suggest that PDP models are concerned with the description of the internal structure of larger units। हमें जो नजर आता है, हमें क्या नजर आया कि आपने पूरे दो तरीके की या तीन तरीके की चीजों को सेग्रीगेट कर दिया, लेकिन उसके अंदर हमें लार्जर यूनिट, हमें तो ब्रॉडर लेवल पे नजर आता है, लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे हमने रीड करा, परसीव करा, प्रोसेस करा माइंड में उस चीज को। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मिलकर यहाँ पे उसको कंप्लीट करती है। मतलब बड़ी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए छोटी चीजों की भी, हमें छोटी यूनिट्स की भी जरूरत होती है, छोटी एक्शंस की जरूरत होती है जिन्हें यूनिट कहा जाता है। तो कनेक्शनिस्ट मॉडल ये कहता है कि मेमोरी मॉडल को कैसे डिस्क्राइब करता है, from the even finer grained analysis of processing unit which resemble neurons। Furthermore, the connectionist model is based on the development of laws that govern the representation of knowledge and memory। ये कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नॉलेज की फॉर्म में होती है, नॉलेज की फॉर्म में जब हमारे पास आती है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो मेमोरी की फॉर्म में क्रिएट होती है। मतलब नॉलेज भी मेमोरी है, नॉलेज को स्टोर करना भी मेमोराइज करना है, राइट? One additional feature of the PDP model of memory is that it is not just a model of memory, it is also a model for action and representation of knowledge। यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ। ये जो मॉडल है ये कहता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं तो मतलब आप नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। तो ये मॉडल नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन की भी बात यहाँ पे करता है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात यहाँ पे आती है कि fundamental assumption of this model is that mental processes take place through a system of highly interconnected units which take on activation values and communicate with other units। ये बात भी हम कर चुके हैं कि अगर हम कोई भी एक काम करने जा रहे हैं तो हो सकता है हमारी उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो, ऑफ कोर्स थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, परसीविंग इन्वॉल्व होगी, हमारे मोटर स्किल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं,
किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने में, राइट। कुछ हम सोच सकते हैं, हो सकता है हमें कुछ राइटिंग भी करनी पड़े उसमें, कुछ उसमें क्रिएट भी करना पड़े, कुछ इनोवेशन भी करना पड़े, रिसर्च भी करनी पड़े। तो ये मॉडल सिंपल कहता है कि कोई भी मेंटल प्रोसेसेस एक हाईली कनेक्टेड सबका एक दूसरे से जुड़ाव है। कोई भी कॉग्निटिव एक्शन ऐसा नहीं है जो दूसरे से जुड़ा नहीं है। तो जो हाईली कनेक्टेड यूनिट्स है ना, वो सब मिलके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रही हैं। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में कही गई है विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। इसको आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गोल ऑफ टाइपिंग अ लेटर ऑन अ कीबोर्ड और प्लेइंग अ नोट ऑन द पियानो। कुछ भी एक्शन हम करें उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे कॉग्निटिव एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। और ये एक बेसिक सी बात है, इस बेसिक बात को इस मॉडल में एक इंपॉर्टेंस दी गई है, ये यहाँ पर हमें समझना है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मॉड्यूल्स, जैसे हम केमिस्ट्री में समझते हैं ना, एक छोटा पार्टिकल है फिर वो बड़ा एटम बनाता है, उसी तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मिलकर ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं ट्री की फॉर्म में बात करूं तो अगर मैं स्पेस ले लेती हूँ थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए कुछ हमारे पास बेसिक यूनिट होती हैं, ठीक है। फिर ये यूनिट क्या होती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा एक बिगर शेप ले लेती हैं, राइट। उसके बाद ये आपस में मिलते हैं तो ये और बड़ा कनेक्शन बनाते हैं, या फिर ये भी इस तरीके से बना सकते हैं। एक ट्री की तरह से चलती हैं चीजें। तो ये इनका कहना है कि ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये पहले तो ये स्मॉलर कनेक्शंस होते हैं, यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं। सबसे नीचे जब हमें नजर आते हैं तो यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन बाद में ये बदलते जाते हैं, मतलब आगे हायर होके हमको एक बड़ी कॉग्निटिव एबिलिटी की फॉर्म में नजर आते हैं, कॉग्निटिव एक्शंस की फॉर्म में हमें नजर आते हैं। ओके, ये हमसे ऐसा कहते हैं। मेमोरी ट्रेस सच एज फ्रेंड्स नेम में बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये एग्जाम्पल दिया है कि एक मेमोरी की अगर हम बात करें कि किसी फ्रेंड के नाम के बारे में आपसे बात करें तो आप अपने फ्रेंड के नाम को बहुत इजीली बता पाएंगे, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर देंगे, ये सब बहुत ईजी होगा आपके लिए। ये जो थ्योरी है वो काफी रियल लाइफ एक्टिविटीज को टच करती है। जैसे कि हमने आपके फ्रेंड के नाम के बारे में बात करा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन यू प्ले टेनिस विद। यहाँ पे हम देखेंगे कि हो सकता है आप कई लोगों के साथ टेनिस खेलते हो, तो जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड होंगे ना, जिसके ज्यादा क्लोज होंगे, आप उसका नाम लेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के संग आपका सेम रेपो भी हो सकता है, सिमिलर रेपो भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आपको किसका नाम लेना है। तो यहाँ पे मेमोरी में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, यानी यहाँ पे जो आंसर है वो इम्पॉसिबल भी हो सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड एक्यूरेट तो नहीं है, बट इन्होंने यूज किया है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, ऑफकोर्स आप कह ही देंगे, लेकिन अगर आप किसी एक पर्सन के साथ ही टेनिस खेलते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा आंसर बता पाना। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो आपको उसको बताने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इस और भी कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, वो सिमिलर एग्जांपल्स हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे, वो एक से ज्यादा पर्सन के संग एसोसिएट हो सकते हैं। You may know several people who have a hot sir or have a beard. If that is the case, it is possible to recall names other than the intended one. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पीडीपी मॉडल जो है हमारा, वो यही कहता है कि मेमोरी बहुत सारे इंटरफेयरिंग कंपोनेंट्स की हेल्प की वजह से भी इंटरप्ट होती रहती है। बहुत सारे इंटरफेयरिंग कंपोनेंट हमारे सामने आते हैं कि जिनमें हमें लगता है कि अरे ऐसा भी है वैसा भी है। जैसे क्लास में अगर हम बच्चे से पूछे कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो जो एक बड़ा ग्रुप होता है उसमें वो सोचेगा, उसको टाइम लेगा, यानी यहाँ पे मेमोरी स्टक हो रही है, वो क्विकली नहीं बता पा रहा है कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज उसकी क्लैरिटी वहां पर नहीं है। और अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्लैरिटी ना होने का मतलब है कि उसकी कम्युनिकेशन में, कनेक्शंस में प्रॉब्लम है। उसकी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो ऐसे में उसको एक फ्रेंड का नाम बता पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन टर्म्स ऑफ न्यूमरस कनेक्शन विद अदर यूनिट्स। ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी रिपीट हुई है कि जो अभी हमने ट्री बनाया था वही चीज है कि दूसरे यूनिट्स के साथ में सबका कनेक्शन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको आप रीड करेंगे और बात वही है, कई बार तो बात रिपीट ही होती रहती है। Consider the following example of prototype learning suggested by Macklin and Rummelhart. A small boy sees many different dogs, each only once and each with a different name. All the dogs have slightly different features but can be considered a variation of the prototype dog. ठीक है, मतलब हम डॉगनेस कह सकते हैं कि एपिटोम ऑफ डॉगनेस। अब जो बच्चा है फॉर्म्स अ मेमोरी फॉर अ प्रोटोटिपिकल डॉग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस विद एक्सटेम्परर डॉग्स. As in the case of the faces, the boy is likely to recognize the prototype dog as a dog. मतलब अगर किसी बच्चे को ये बताया गया है कि ये उसने अपने घर में आसपास कोई एक टाइप का पेट देखा है, सिंपलर कर देते हैं एग्जाम्पल को, तो अगर वो एक अलग टाइप का डॉग देखेगा तो उसके माइंड में तो डॉग की वही पिक्चर है,
जो उसने प्रोटोटाइप का यहाँ पे मतलब भी वही होता है, प्रोटोटाइप एक ऐसी पिक्चर हमारे माइंड में बन जाना। तो यहाँ पे जो बच्चा है उसके स्कीमाज ऐसे फॉर्म हो चुके हैं डॉग को लेके कि जब वो डिफरेंट टाइप का डॉग देखेगा तो वो उसको डॉग ना मान के उसी को डॉग मानेगा जिसको उसने देखा है। तो उसकी मेमोरी कैसे वर्क कर रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर फेड है वो उसके हिसाब से बच्चा बिहेव करने लगेगा। ओके, तो यहाँ पे द रैशनले ऑफर्ड बाय द कनेक्शनिस्ट मॉडल ऑफ प्रोटोटाइप इंफॉर्मेशन इन द केस ऑफ द बॉय क्यों है, क्योंकि जब बच्चा ने जिस डॉग को देखा है उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। शुरू में भी हमने ये बात की थी कि जब हम किसी चीज से कनेक्टेड फील करते हैं या जो पिक्चर हमारे माइंड में बनती है एक कनेक्शन फॉर्म करती है, उस कनेक्शन की हेल्प से भी चीजों को मेमोराइज करना आसान होता है। जैसे फ्रेंड के केस में मैंने आपको बोला कि जिससे आपका कनेक्शन अच्छे से बिल्ड होगा आप उसे बेस्ट फ्रेंड कह पाएंगे। टेनिस के खेल में भी यही हो रहा था कि अगर आप किसी एक ही पर्सन के साथ टेनिस खेलते हैं तो आप क्योंकि उससे कनेक्टेड हैं थ्रू टेनिस, टेनिस की वजह से उसके संग कनेक्टेड हैं, बहुत इजीली आप उसका नाम ले पाएंगे। और ऐसा जनरल लाइफ में होता है। ये जो प्रिंसिपल है ये हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये जो कनेक्शनिस्ट मॉडल है मेमोरी का, इसने बहुत सारे सालों तक बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने लेवल से दिया है, बहुत सारी ऐसी बातें रिवील करी हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल है। तो ये हमारा जो चैप्टर है मींस पूरी यूनिट यहाँ पर ओवर हो जाती है। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि इस यूनिट एंड क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये कहना बहुत ही गलत हो जाएगा। सभी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये पूरी यूनिट ही शुरू से मैं एक ही बात कहती आ रही हूँ तो इसे बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं तो इसी के साथ हमने आज इस को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक ब्लॉक 1 की सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी जो कि आपका सेकंड ब्लॉक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इजी भी है। यहाँ पे अगर किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आई थी तो अब जो हम लाइव सेशन अरेंज करेंगे उसमें आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्वेरीज पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है कोई भी सजेशन भी है तो आप जरूर ड्रॉप कीजिए क्योंकि आप ही की नीड्स के अकॉर्डिंग मैं अपनी चीजों को यहाँ पर प्लान करती हूँ। ओके, so I'm happy to help you all and I hope you would have understood the video well. If you have found it useful then please press the like button and also subscribe to the channel and I will see you soon in the next video. Till then take very good care of yourself. Bye bye.